हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे श्रोडिंजर इक्वेशन। लेकिन हम पिछली कुछ क्लासों की चर्चा कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर आपका पार्टिकल मूव करता है तो उससे एक वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है, क्योंकि डी ब्रॉय ने ये बताया था कि अगर आपकी वेवलेंथ है, कोई एक वेवलेंथ है, तो वो उसके मूवमेंट की वजह से है, उसके मोमेंटम की वजह से है। किसी पार्टिकल के अंदर अगर मूवमेंट है तो उससे एक वेवलेंथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। वेव पैकेट क्या होता है? वेव पैकेट के अंदर आपकी दो या दो से अधिक वेव जुड़ी हुई होती हैं, मतलब एक वेव का समूह होता है। लेकिन मेन जो निष्कर्ष था पिछली क्लास का वो ये था कि आपका पार्टिकल चाहे रिलेटिविस्टिक हो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक हो, दोनों ही केस में आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वही आपकी जो ग्रुप ऑफ वेव है, जो वेव पैकेट है, उसकी वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये बात पिछली क्लास में कंफर्म हो चुकी थी कि अगर पार्टिकल है तो कोई ना कोई वेव फंक्शन तो होगा ही। कोई ना कोई वेव पैकेट है तो एक वेव फंक्शन जरूर होगा। वो उसका वेव फंक्शन का स्वरूप क्या होगा, उसका फिजिकल मतलब है या नहीं है, उसके उसमें के अंदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है, ये सभी के बारे में हम चर्चा ना करके, जो श्रोडिंजर थे उन्होंने ये माना कि जो आपकी एसोसिएटेड वेव है उसका कोई फंक्शन है, जो लोकलाइज्ड वेव पैकेट है उसका एक वेव फंक्शन है, और उस वेव फंक्शन को मानकर एक एक इक्वेशन लेकर आए। और जो अरविंद अरविंद श्रोडिंजर थे, इन्होंने 1926 में एक इक्वेशन को लाया, और इस इक्वेशन को लाने के लिए ही 1933 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। इनकी जो इक्वेशन है वो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी है। और ये जो इक्वेशन है ये फंडामेंटल इक्वेशन है। जैसे अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखते हैं, F इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन लिखते हैं। तो ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल इक्वेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन इक्वेशंस को हम किसी दूसरे प्रिंसिपल का यूज करके ड्राइव कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये खुद में ही एक बेसिक इक्वेशंस हैं, और इनके आधार पर ही क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारे एप्लीकेशंस को किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अरविंद श्रोडिंजर ने इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया और कौन सी चीजों को यूटिलाइज किया, कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को लेकर आए। तो चलिए देखते हैं हम पहले वेव इक्वेशन को। जो वेव इक्वेशन होती है आपकी, वो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर होती है। और यहाँ जो y है आपका वो x और t का फंक्शन है, और ये जो v है वो आपका कांस्टेंट है। तो y जो है आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, तो यहाँ पर E हो सकता है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और ये इक्वेशन पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को लिखने के बाद जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखेंगे उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ई नोट होगा। ये आपका जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। और अगर यही इक्वेशन हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखते हैं तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम ये इक्वेशन साउंड वेव के लिए लिखते हैं तो ये जो इक्वेशन में हम देखेंगे, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा उसमें फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ज्यादा जनरलाइज होती हैं किसी फंक्शन के लिखने से। अगर हम फंक्शन ना लिखे, किसी डिफरेंशियल उस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो वो जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा जनरलाइज होती है। तो इसी चीज का यूज करते हुए, इस वेव इक्वेशन का सहारा लेते हुए, इससे आइडिया देते हुए श्रोडिंजर ने एक वेव फंक्शन माना
और वो जो वेव फंक्शन था ये साई, इसको साई बोलते हैं, और साई जो इक्वल्स था आपका ए ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी था। और ये जो है यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, क्या फिजिकल मतलब है, ये हमें जानकारी नहीं है, ना ही इसकी जानकारी उस समय श्रोडिंजर के पास थी। लेकिन अगर आपका वेव है कहीं, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, उससे एक वेव पैकेट एसोसिएटेड है, तो कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही इसका। तो ये जो वेव फंक्शन माना उन्होंने साई इक्वल्स टू ए ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी माना, और के जो है यहाँ पर वो वेव वेक्टर है, और ओमेगा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो होती है 2 पाई न्यू के इक्वल। और यहाँ पर जो माइनस साइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो वेव प्रोपिगेट कर रही है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में कर रही है, इधर की तरफ। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस होता तो इसका मतलब ये होता कि आपकी जो वेव है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आई की बात करें तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और आई की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। तो अगर हम ई की पावर आई थीटा को लिखना चाहते हैं इन जनरल कॉस और साइन थीटा में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम इस इक्वेशन की सहायता से ये देख सकते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस फॉर्मेट में बनेगी, किस तरीके की बनेगी। तो अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करें जहां पर आपका इंटरेक्शन जो एटम्स के बीच है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच है, वो जीरो है, तो आप हम कहेंगे जो पोटेंशियल होगा उसका वो जीरो होगा। तो पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट आपका जो टोटल एनर्जी होगी ई इक्वल टू p²/2m होगी। और अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल के अंदर आपका इससे आपकी वेवलेंथ भी जुड़ी हुई है, तो और इससे आपके पार्टिकल का बिहेवियर भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम E इक्वल टू एच ओमेगा देखें, जो एच न्यू होता है, जैसे ही हम 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो h/2 पाई जो होता है वो एच क्रॉस होता है, और 2 पाई न्यू जो होता है आपका वो ओमेगा होता है। तो E को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एच ओमेगा, एच क्रॉस ओमेगा। तो ये जो इक्वेशन है इस बात को बताती है कि जो आपका पार्टिकल बिहेवियर है, किसी भी एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का जो पार्टिकल बिहेवियर है उस बात को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आपका जो मोमेंटम है वो आपके पार्टिकल के वेव नेचर को दिखाता है, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं के है, और के को लिख सकते हैं हम 2 पाई/λ। तो जहां पर वेवलेंथ आपकी एसोसिएटेड है, तो इस इक्वेशन के अंदर आपका वेव नेचर भी जुड़ा हुआ है और पार्टिकल नेचर भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। पहले हम इस इक्वेशन को के और ओमेगा को ई और पी की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम वेव फंक्शन को मोमेंटम और एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं, और के और ओमेगा की वैल्यू यहां पुट करने के बाद हमें मिलता है साई इक्वल्स टू ए ई की पावर आई पी अपॉन एच क्रॉस एक्स माइनस ई अपॉन एच क्रॉस टी, और जिसे हम मोर जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं साई इक्वल्स टू ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। अब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करते हैं, पहले हम x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो जैसे ही x के रेस्पेक्ट में हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करते हैं तो हमें मिलता है डेल साई अपॉन डेल x इक्वल्स टू ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, और यहाँ पर ये आ जाता है जो आपका ई की पावर में था उसका भी डिफरेंशियल होगा x के रेस्पेक्ट में, और e जो है आपका वो कांस्टेंट होगा, तो जीरो हो जाएगी टर्म। तो आपकी जो टर्म आएगी आई पी अपॉन एच क्रॉस आएगी, और ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है आपकी, ये आपकी इक्वल होगी साई की। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू आई पी अपॉन एच क्रॉस साई, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पी साई की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। तो पी साई जो इक्वल होगा आपका वो एच क्रॉस अपॉन आई आता है यहाँ पर, लेकिन हम आई से ऊपर नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे
तो नीचे आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, और हमारी आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट -1 होती है। जैसे ही हम आई स्क्वायर निकालेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ जो माइनस साइन आया है वो ऊपर नीचे अंश और हर में आई की मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। तो पी साई जो इक्वल होगा वो आपका -i h क्रॉस del psi अपॉन del x होगा, और इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इस इक्वेशन का सेकंड डिफरेंशियल करेंगे, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल करेंगे, एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम इस इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशियल करते हैं तो del स्क्वायर साई इक्वल अपॉन del x स्क्वायर जो इक्वल होगा, एक बार वो डिफरेंशियल करेंगे तो ये टर्म तो ऐसी ही आ जाएगी। तो यहाँ पर आई पी अपॉन एच क्रॉस और आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार तो है ही ऑलरेडी, एक बार और आ जाएगा। तो आपका जो बनेगा ए आई पी अपॉन एच क्रॉस, आई पी अपॉन एच क्रॉस ई की पावर 1 अपॉन आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी होगा। तो अब हम इसे ए और ई की पावर की जो टर्म है उसे साई की टर्म में लिख सकते हैं। तो आपका आई पी अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बोल दो इसे, या तो वो स्क्वायर साई हो जाएगा। और इसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन होगी आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा वो। तो पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी स्क्वायर जो साई होगा आपका वो इक्वल होगा -h क्रॉस स्क्वायर del स्क्वायर साई अपॉन del x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे ही हम साई का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो हमें del साई अपॉन del t इक्वल जो मिलता है ए ई की पावर आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। ब्रैकेट में जो डिफरेंशियल होगा आपका वो टी वाली टर्म का होगा। पहली वाली जो टर्म होगी वो 0 हो जाएगी, तो जो सेकंड टर्म है उसके द्वारा जो डिफरेंशियल मिलेगा वो -i अपॉन एच क्रॉस ई मिलेगा। जैसे ही हम इसे साई की टर्म में लिखेंगे तो आपकी जो इक्वेशन होगी del साई अपॉन del टी इक्वल जो होगी -i e अपॉन एच क्रॉस साई होगी। इससे हम ई साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई साई जो इक्वल होगा आपका वो आई एच क्रॉस del साई अपॉन del टी होगा। तो यहाँ पर जो माइनस है वो कैसे रिड्यूस होगा, वही चीज जो हमने पहले देखी थी कि आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, और आई स्क्वायर जो आपका देगा वो -1 देगा। तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी ई साई की वो आई एच क्रॉस del साई अपॉन del टी मिलेगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की सहायता से हम इस इक्वेशन और जो पिछली इक्वेशन है उनकी सहायता से हम देखेंगे कि अगर आपका पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है और उस और फ्री पार्टिकल है जिसमें मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि आपका फ्री पार्टिकल में इंटरेक्शन नहीं होता, एटम्स एटम्स के बीच इंटरेक्शन नहीं होता, पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है। तो हम टोटल एनर्जी जो लिखेंगे पी स्क्वायर बाई 2m लिखेंगे। हम जैसे ही दोनों तरफ साई की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो ई साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m और साई मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में ई साई की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, और ऐसे ही हमने पी स्क्वायर साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में निकाली थी। और जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा एच क्रॉस -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del स्क्वायर साई अपॉन del x स्क्वायर इक्वल्स टू आई एच क्रॉस del साई अपॉन del t। तो ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव फंक्शन की, जो साई की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही आपकी श्रोडिंजर इक्वेशन है, लेकिन ये फ्री पार्टिकल के लिए है। लेकिन अगर आपका पोटेंशियल v है, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी v है तो हम कहेंगे कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आपकी जो श्रोडिंजर इक्वेशन होगी वो -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del स्क्वायर साई अपॉन del x स्क्वायर प्लस v साई इक्वल्स टू जो होगी आई एच क्रॉस del साई अपॉन del t होगी। तो ये जो फंडामेंटल इक्वेशन है
जिसमें आपके ये जो है आपका जो पहली जो टर्म है वो आपकी मोमेंटम की वजह से आई है, और दूसरी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई है, और ये आपकी टोटल एनर्जी की वजह से आई है, ई की वजह से। तो ये जो फंडामेंटल इक्वेशन है यही आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है। और इस इक्वेशन की सहायता से बहुत सारे एप्लीकेशंस हम करेंगे। लेकिन अभी जो 1926 में जो इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने वो हमने यहाँ निकाली, और इस इक्वेशन की सहायता से ही बहुत सारी चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें यहाँ से, अगर हम ये चीज निकालना चाहें कि इसका वेव फंक्शन क्या है साई, किसी भी स्पेशल केस के लिए हम अगर वेव फंक्शन निकालना चाहें तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से, इस श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर केस का हमने वेव फंक्शन निकाल लिया तो हम ये बता सकते हैं कि कोई पार्टिकल कहाँ पर है, किसी पार्टिकल की जो लोकेशन है, उसकी जो पाए जाने की संभावना है कहीं, वो क्या है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे आगे चलकर। लेकिन हम देख लेते हैं इसमें जो कुछ क्वांटिटी आई हैं, हमने पी स्क्वायर साई की वैल्यू रखी और हमने ई साई की वैल्यू रखी, तो इसमें एक ऑपरेटर शब्द आता है। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपकी रियल क्वांटिटी होती है। आप कहते हैं कि ये जो मोमेंटम है इसका मतलब है उसका मास और उसकी वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपके ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं आपके वेव फंक्शन पर। यहाँ जो इससे जो आप वेव फंक्शन निकालेंगे तो हम उस वेव फंक्शन की जो मल्टीप्लाई किसी ऑपरेटर से करते हैं और एक स्पेशल मैनर में मल्टीप्लाई करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं कि अगर ई पर हम ई अगर आपका ऑपरेटर है तो उस पर साई इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई साई जो होगा आपका वो कुछ नई क्वांटिटी को देगा। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी वैल्यू निकालते हैं, ये सारी बातों के इन सभी चीजों के बारे में भी हम आगे चलकर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो अभी हमने इस इक्वेशन में कुछ ऑपरेटर्स देखे हैं, दो तीन, तो उन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे आगे चलकर। और अगर हम ऑपरेटर्स को देखना चाहें तो ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। इस इक्वेशन में हमने देखा पी साई इक्वल्स टू जो था आपका माइनस आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स था। तो यहाँ पर जो पी का जो ऑपरेटर होगा, मोमेंटम का जो ऑपरेटर होगा, यहाँ जो कैप लगाया है वो आपका ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। वो जो इक्वल होगा पी ऑपरेटर जो इक्वल होगा, पी का जो ऑपरेटर होगा, मोमेंटम का जो ऑपरेटर होगा वो माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होगा। ये आपका 1D के लिए है। 2D की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आपकी डेल अपॉन डेल वाई की टर्म भी होगी। और अगर हम 3D की बात करेंगे तो इस मोमेंटम वाले ऑपरेटर में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड तीनों ही टर्म इंक्लूड होंगी। और ऐसे ही हम क्या देख सकते हैं, इस इक्वेशन को देख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m साई जो इक्वल था आपका वो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था। और ये जो था आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m ये आपकी कैनेटिक एनर्जी है फ्री पार्टिकल की। तो जो कैनेटिक एनर्जी है आपकी किसी भी पार्टिकल की वो आपकी पी स्क्वायर बाई 2m है। तो अगर हम कैनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर की बात करें तो वो कैनेटिक एनर्जी, और ये जो कैप लगा है वो आपका ऑपरेटर है। तो ये कैनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जो है वो किसके इक्वल होगा आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही हमने दो तीन ऑपरेटर देखे हैं, अभी आगे चलकर और भी देखेंगे। और इनका क्या रोल होता है, आपका मेजरमेंट में क्या रोल होता है, किसी मोमेंटम या किसी स्पेस या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में क्या इनका रोल होता है। तो सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे लेक्चर को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।